हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मैंने कल शाम को आपको क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर के टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था कि फर्स्ट चैप्टर के आपके कितने टॉपिक होंगे जो हम लोगों को कवर करने हैं पढ़ने के लिए। देखिए, क्लास 11 को बहुत अच्छे से बेसिक जो इसके हैं वो एकदम क्लियर होने चाहिए, क्योंकि आप जब 12th में जाएंगे ना तो ये आपका बेनिफिट आपका जो है उसके साथ में मिलेगा। क्योंकि अगर आपने क्लास 11 को बहुत ही हल्के में पढ़ा, बहुत ही इजी में के कर दिया कि अरे ये तो याद करना है, बोर्ड का नहीं है, नंबर तो मिल जाएंगे स्कूल में, तो ये सब छोड़ दीजिए जो आपकी सोच है। क्योंकि आप इसको जब पढ़ लेंगे तो आपको वो 12th क्लास में जो कठिनाइयाँ होंगी वो शायद बहुत ईजी फॉर्म में आपको चैप्टर भी समझ में आ जाएंगे। आपका ये कहते हैं ना कि आपके जो आगे के चैप्टर्स या आगे की क्लासेस होते हैं वो क्या होते हैं, पीछे की क्लास पर डिपेंड होता है ना। तो इसलिए क्लास 11 को बहुत ही लाइटली नहीं पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, बेसिक क्लियर करना है। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने चैप्टर फर्स्ट, द लिविंग वर्ल्ड के तरफ। लिविंग वर्ल्ड जैसे से आपको नाम से पता चला है कि क्या है लिविंग वर्ल्ड, मतलब जो जीवित रहते हैं, जिनमें लाइफ है, उनकी दुनिया, है ना। आपके लिविंग वर्ल्ड्स कितने हैं, आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म कितने हैं। ऐसे तो देखा जाए तो हमारा जो लिविंग वर्ल्ड है बहुत ही वंडरफुल है ना। क्यों? क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो पाए जाते हैं। देखिए, आपकी फर्स्ट लाइन लिखी भी है कि द लाइफ इज़ फुल ऑफ अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब डिफरेंट टाइप के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो हमारी धरती पर हैं, ये हमारी दुनिया में हैं, और वो अमेजिंग डाइवर्सिटी है उनकी, है ना। उसमें जो चेंजेस हैं उनकी बॉडी में, उनके हैबिटेट में, सारी चीज़ों में, तो वो क्या है आपका अमेजिंग है, जिसको हमारे वर्ल्ड को क्या बनाता है, ब्यूटीफुल बनाता है। अच्छा, कभी आपने सोचा ऐसे कुछ और भी प्लेसेस हैं जो आपके वर्ल्ड को ब्यूटीफुल बनाता है? जैसे कोल्ड माउंटेन्स, डेसिडुअस फॉरेस्ट, ओशियंस, फ्रेश वाटर लेक्स, डेजर्ट्स या हॉट स्प्रिंग्स में लिविंग ऑर्गेनिज्म का पाया जाना। जैसे हमें ये सब क्या करता है, स्पीचलेस कर देता है। क्योंकि हॉट स्प्रिंग में जैसे आपके राजस्थान वगैरह में है, वहाँ पे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत अच्छे से रहते हैं। तो ये एक प्रकार की जो दुनिया है, इनके जो वर्ल्ड है, वो आप अचंभा नहीं करते हो, सोचते नहीं कि अरे ऐसे कैसे कि मैं तो वहाँ जाऊँ तो गर्मी की वजह से मैं रह ना पाऊँ, है ना। लेकिन ये कारण क्या होता है इसके, डाइवर्सिटी होने के कारण। उनकी जो लाइफ है वो हमारी डाइवर्सिटी है हमारे बीच में उनकी लाइफ में, और इसी वजह से जो उनका हैबिटेट है वो बहुत ही अलग होता है, डिफरेंट होता है। और इसीलिए लाइफ पूछती है कि व्हाट इंडीड इज़ लाइफ, लाइफ में क्या ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है वो। दिस क्वेश्चन हैज़ टू इम्प्लीट क्वेश्चन विद इन इट। अच्छा, आपकी जो लाइफ है या लिविंग ऑर्गेनिज्म है या लिविंग है, इसके दो आपके क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो आपके टेक्निकल होता है, टेक्निकल मीन्स जिस तरह से आपके साइंटिस्ट सोचते हैं, और एक आपके सोचते हैं फिलोसफिकल। जो साइंटिस्ट सोचते हैं वो साइंटिस्ट क्या सोचेंगे, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हमें जानना है या इनके वर्ल्ड के बारे में पढ़ना है, तो वो ये सोचेंगे कि लिविंग है तो नॉन लिविंग, यानी कि वो हमेशा अपोजिट में ज़रूर देखते हैं, है ना। तो लिविंग है तो नॉन लिविंग, यानी कि इन दोनों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, इनके बारे में सर्च करेंगे कि लिविंग क्या होता है और नॉन लिविंग क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंसेस है, और अगर लिविंग हैं तो क्या एक ही तरह के हैं कि और भी आपके ऑर्गेनिज्म हैं उन्हीं की तरह, या डिफरेंट है, डिफरेंट हैबिटेट है और डिफरेंट लाइफ कल्चर्स है। आपके हर एक चीज़ को वो सर्च करने का ट्राई करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आता है फिलॉसफिकल। फिलॉसफिकल है वो क्या करते हैं, लाइफ के पर्पस को देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ साधु संत हैं जो, या कुछ गुरु होते हैं, जैसे आपके कुछ लोग बने हुए हैं अभी कि हाँ हमारी लाइफ का क्या पर्पस है, शांति, अमन, या
यज्ञ हवन या आपके योग करना कि हाँ वो हमारी आत्मा जो है वो प्रभु से मिल जाए, ये सब चीज़ें। मतलब लाइफ का पर्पस क्या है? पॉजिटिविटी बढ़ाना। पॉजिटिविटी तो बढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ अगर आप यही करेंगे तो लाइफ कुछ तो रह नहीं जाएगी। और अगर हम वैज्ञानिक रूप से देखते हैं, यानी साइंटिस्ट के नज़र से देखते हैं, तो लाइफ तो हमारी बहुत कुछ है, उसमें बहुत कुछ करने के लिए और बहुत कुछ आगे बढ़ने के लिए। अगर हम सब फिलोसफिकल उनके तरफ नज़र से देखते तो शायद आज जो दुनिया हमारे सामने है वो नहीं होती, है ना। जैसे आपके करोना वायरस है, वो करोना वायरस क्या है? आपका पहले से था, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया उसका न्यू स्ट्रेन आता गया, न्यू वर्जन आता गया, और न्यू वर्जन के रूप में आपके सामने आया कोविड-19 के रूप में। ऐसे आपने कभी देखा होगा, आपके मॉस्किटो जो हैं, आप कॉइल लगा लीजिए या फिर ऑल आउट लगा लेते हैं तो भी आपको काटते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी भी क्या होती है, नए वर्जन्स आते रहते हैं, नए स्ट्रेन्स आते रहते हैं। उनकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। जैसे जैसे हमारी इम्यूनिटी जो है बढ़ती है, तो हम आगे आने वाले ख़तरों से, या अगर हमारे अंदर पावर है या हम जान जाते हैं, तो हमारे अंदर क्या होती है, पहले से वो अंदर की शक्ति आ जाती है, ताकत आ जाती है, या फिर सोचने समझने की क्षमता आ जाती है कि हमको ये करना है, राइट। तो ऐसे ही साइंटिस्ट क्या होते हैं, अगर साइंटिस्ट भी फिलोसफिकल जैसे सोचते तो हमारी ये दुनिया आज हमारे सामने जिस रूप में है वो उस रूप में नहीं होती। तो इन्होंने, जो साइंटिस्ट हैं हमारे, इन्होंने सबसे पहले क्या सोचा कि जो लिविंग वर्ल्ड है, अगर लिविंग है तो नॉन लिविंग भी होगा। नॉन लिविंग में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है क्या क्या होते हैं, और लिविंग में भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म लिविंग है। ठीक है, प्लांट है, मॉस्किटोज़ हैं, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, बिग एनिमल्स, स्मॉल एनिमल्स, ठीक है, वाटर एनिमल्स, डेजर्ट एनिमल्स, कई टाइप के हैं, और उनमें कई प्रकार की डिफरेंसेस भी हैं एक दूसरे में। अब नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आते हैं हम, व्हाट इज़ लिविंग। अभी तक की देखिए इंट्रोडक्शन था, कुछ भी और बहुत ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा नहीं था। इंट्रोडक्शन दिया, और इंट्रोडक्शन में आप खुद भी समझ सकते हो कि आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंट्रोडक्शन क्या होता है, क्या होगा, कि लिविंग वर्ल्ड के बारे में जानना कि ये शुरुआत कहाँ से हुई, क्या लिविंग वर्ल्ड पहले से ही आया था, या फिर इसके भी कुछ अदर आपके प्रोस्पेक्टस थे, कुछ आपके साइंटिस्ट थे, या कुछ फिलोसफिकल थे, ये सब मैंने आपको डिस्कस किया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ लिविंग, लिविंग क्या होते हैं? तो लिविंग क्या आपको भी पता है कि जो अपनी बॉडी में ग्रोथ करता है, रिप्रोडक्शन करता है, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्सिक्वेंसनेस। आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा लाइफ प्रोसेस, है ना। लाइफ प्रोसेस में भी आपकी लाइफ प्रोसेस करती है, तभी हमारी जो लाइफ है वो आगे बढ़ती जाती है, राइट। तो ये लिविंग जो है वो वहीं से आया है, मतलब आपका यहाँ क्या कर दिया है, उसको मॉडिफाइड कर दिया गया है, न्यू स्टेन आ गया है, मान लीजिए लाइफ प्रोसेस का है। तो हमारा लाइफ क्या है, उसमें वो भी जीवन है, और लिविंग क्या है, जो जीवित है, यानी कि जिसमें लाइफ प्रेजेंट है। अब लाइफ प्रेजेंट है तो उसके क्या कैरेक्टर्स हो सकते हैं लिविंग बींग्स के या लिविंग ऑर्गेनिज्म के। तो आपको भी पता है कि ग्रोथ करती है हमारी बॉडी, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, ग्रोथ करती है, बॉडी बढ़ती है ना। रिप्रोडक्शन करती है, रिप्रोडक्शन मीन्स क्या होता है, आपका अपनी बॉडी का है जो सेल है उनका डिवाइडेशन होता है, और ये आपके प्रोडक्शन करते हैं न्यू इंडिविजुअल्स का अपने ही बॉडी से, और जिसे ही हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्सिक्वेंसनेस। आपके ये 5 पॉइंट्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की मेन कैरेक्टर्स को शो करते हैं। अब हम 1 बाय 1 पढ़ते जाएंगे कि जो आपकी ग्रोथ है वो क्या है। ठीक है, ग्रोथ में क्या है, आपका सिर्फ ग्रोथ है कि या फिर इसके कुछ टाइप्स भी हैं, आपके क्या क्या आते हैं, किस तरह इसको डिफाइन किया गया है। लेट्स गेट स्टार्टेड। These characteristics which have no exception is called defining property of life। आपकी जिसमें कोई भी आपका अपवाद ना हो कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर के, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ, वही आपकी प्रॉपर्टी को, लाइफ की प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। आगे बढ़ते हैं। ग्रोथ एंड
growth and reproduction are not the defining property of life as well as metabolism। इसमें बताया कि देखिए इसमें growth and reproduction are not the defining property of life as well as metabolism। अब इसमें अभी हमने देखिए इसमें ये जो 5 पॉइंट दिखाए थे, ये आपके सॉरी ये ठीक है, ये आपके 5 पॉइंट थे। इसमें से बताया कि जो आपका ये ग्रोथ है और ये रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म, ये तीनों आपकी लाइफ की प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं करता है। ठीक है, लाइफ की प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं करता है। अभी हमने एक लाइन पढ़ी थी, द कैरेक्टरिस्टिक्स विच हैव नो एक्सेप्शन। अगर उस कैरेक्टरिस्टिक में आपके कोई एक्सेप्शन नहीं है तो वही आपकी लाइफ को डिफाइन करता है। अब इसमें से जो आपके 3 दिए हैं, ये क्या हैं? ये लाइफ की प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं करते हैं। लाइफ की प्रॉपर्टी को कौन डिफाइन करता है? ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्सिक्वेंसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। आप ये देखिए आगे आपका इसका पॉइंट लिखा हुआ है, ये देखिए, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्सिक्वेंसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रोथ के बारे में थोड़ी सी आपकी डिफिनेशन हो गई कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म जो है वो लाइफ की प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं करता है। नेक्स्ट आते हैं, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, फिलहाल ये आपके वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि आपकी लाइफ की प्रॉपर्टी को कौन डिफाइन करता है और कौन नहीं करता है। तो आप अपने नोट्स में इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, कि आपकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये पॉइंट को जब लिखिएगा तो इसको क्या कर लीजिएगा, आप इस तरह से आपके पास हाइलाइटर वगैरह होगा, उससे क्या कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका जो है पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चंस में आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रोथ increases in mass and increases in number are the twin characteristics of growth। आपके ग्रोथ के 2 कैरेक्टर्स हैं, इनके ट्विन कैरेक्टर्स हैं, कह सकते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के जो पूरक हैं वो हैं आपके इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीजेज इन नंबर। आपके संख्या में और आपके द्रव्यमान में यानी कि वेट में जो बढ़ोतरी करते हैं, इंक्रीमेंट होता है, वो दोनों कैरेक्टर किसको शो करते हैं? ग्रोथ को। दिस इज़ एन irreversible permanent increases in size of the organ on its part or even of an individual cell। आपके कुछ ऐसे पार्ट होते हैं और ऑर्गन के साइज़ होते हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं, यानी कि अगर इंक्रीजमेंट हो गया है, वो इंक्रीज़ हो गए हैं साइज़ में, तो क्या होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं कि बाद में ये क्या होते हैं कि छोटे नहीं हो सकते हैं, या फिर इनका जो साइज़ है वो क्या हो सकता है, कम नहीं हो सकता या फिर ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, इंक्रीज़ होता जाएगा, रिवर्सिबल नहीं हो पाएगा कि अगर जितना था उतना फिर से हो जाए। ऑर्गन ऑन इट्स पार्ट्स और इवन ऑफ एन इंडिविजुअल सेल, किसी भी सेल का। जैसे आप जब बड़े होते हैं, धीरे धीरे जब बच्चा छोटा होता है या कोई पौधा छोटा होता है तो वो छोटे से बड़ा होगा, बड़े से छोटा तो होगा नहीं जब तक आप या तो आप खुद से कट करेंगे या फिर आपके किसी तरह आपके हाथ में कुछ ऐसा हो गया जो काटना पड़ गया, या कुछ आपके बॉडी ऑर्गन डैमेज हो गए तब। अदरवाइज़ आपका ये नेचुरली इरिवर्सिबल है, यानी कि छोटे से बड़ा हो सकता है पर बड़े से छोटा नहीं हो सकता साइज़ में। ग्रोथ इज़ 2 टाइप। आपकी ग्रोथ को 2 टाइप से बताया गया है, इंट्रिंसिक ग्रोथ एंड एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। इस टॉपिक के बारे में कल थोड़ा सा डिस्कशन किया था हमने कि आपके ग्रोथ 2 टाइप के होते हैं और इंट्रिंसिक ग्रोथ भी 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, उसको तो अभी बाद में देखते हैं, पहले इस हेडिंग को देखते हैं। ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दिस इज़ द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि आपको लाइन से पढ़ के समझ में आ गया होगा कि
इंट्रिंसिक ग्रोथ किस टाइप का है? जो बॉडी के अंदर ग्रोथ हो रही है लिविंग ऑर्गेनिज्म के। दिस इज़ द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये प्रॉपर्टी आपकी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करती है। कैसे? एक्चुअली हमारी बॉडी के अंदर कैसे ग्रोथ होगा? बॉडी ऑर्गन्स जब हमारी सेल का डिवीज़न होता रहता है, जब सेल का डिवीज़न होता रहता है तो हमारी बॉडी की अंदर से ग्रोथ बढ़ती है और हमारी लंबाई भी बढ़ती है ना? हमारी लंबाई क्या बढ़ती है? हमारी हाइट बढ़ती है, हेल्थ बढ़ती है। तो ये सब क्या होते हैं आपके इंटरनल, यानी इनसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो ग्रोथ हो रही है वो हमारे इनसाइड ऑफ द बॉडी हो रही है, या प्लांट के ही है। आप छोटे से पौधे को लगाते हैं, प्लांटिंग करते हैं, तो धीरे धीरे वो क्या करते जाते हैं? बढ़ते जाते हैं ना। तो इंटरनली उसमें ग्रोथ होती है। इंटरनली मतलब उसमें सेल का डिवीज़न चलता रहता है रेगुलर। सेल का डिवीज़न होता है तभी आपकी वेल्थ भी बढ़ती है और हेल्थ भी बढ़ती है बॉडी की। वो बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट भी हो सकती है, ह्यूमन भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के टोटली इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात की है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर इंटरनली ग्रोथ हो रही है तो इंटरनली ग्रोथ का वन वर्ड में अगर हम इसको डिफाइन करना चाहेंगे तो वो वर्ड होगा इंट्रिंसिक ग्रोथ। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये बॉडी वीडियो थोड़ी सी भी कहीं भी आपको नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको ज़रूर क्लियर करूँगी। ठीक है, क्योंकि आपका बेस बोर्ड एग्ज़ाम का यहीं से बनना शुरू होगा। आगे आते हैं। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म के आउटसाइड आपके ग्रोथ हो रही है उसे ही हम क्या कह रहे हैं? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। आप सोच रहे होगे मैम आपके हाथ पैर तो ये बाहर की तरफ दिख रहे हैं, तो ये तो बाहर की तरफ ग्रोथ हुआ ना। अरे अगर बाहर की तरफ ग्रोथ होता तो हम अपनी उंगली को खींचते और बढ़ जाती ना। ऐसा तो है नहीं, वो अंदर से डिवीज़न कर रहा तब बढ़ रही है। अब यहाँ पे बाहर की तरफ आपके जो ग्रोथ बताया है बॉडी के, वो कैसे होगा? लाइक एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑफ एनी बॉडी सरफेस। अभी किसी चीज़ का एक्यूमुलेट कर देना मतलब एक साथ इकट्ठा कर लेना किसी भी मटेरियल को किसी बॉडी सरफेस पे, या नॉन लिविंग एग्जिबिट दिस टाइप ऑफ ग्रोथ। या इसमें आपकी किसी भी बॉडी सरफेस पे अगर कुछ आप इकट्ठा कर लेते हैं तो क्या होती है? बॉडी के ऊपर की सरफेस पे अगर एक साथ होता है तो जो वो ग्रोथ होती है, यानी कि एक साथ हम करने की ग्रोथ को क्या कहते हैं? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, हाँ, तो इसको हम अदर वर्ड्स में समझ लेते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न हो गई होगी। देखिए, अब इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या होती है? वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में बेसिकली होती है, क्योंकि ये ग्रोथ क्या होती है? अंदर की ओर से होती है। इसलिए इस ग्रोथ को लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने के लिए प्रॉपर्टी करा गया है। ठीक है, डिफ़ाइन करने के लिए नहीं किया गया है, क्योंकि ये जो ग्रोथ है वो आपकी इंट्रिंसिक ग्रोथ बेसिकली लिविंग में ही होती है, लेकिन ग्रोथ आपकी लिविंग में भी होती है, नॉन लिविंग में होती है। बट एक्सट्रिंसिक ग्रोथ आपकी नॉन लिविंग में होती है। जैसे आपके माउंटेन्स है, आपके है ना सैंड मोल्ड्स हैं, और आपके पत्थर हैं या टीले हैं, जो भी आपके माउंटेन्स वगैरह हैं, इनमें क्या होती है? इनके में भी ग्रोथ होती है, लेकिन इनके क्या होती है? इनके सरफेस पे होती है। और कैसे होती है? अभी बताया कि एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल, उनके सरफेस पे क्या होता है? सब्सटेंस का एक्यूमुलेशन होता है, इकट्ठा होते हैं, तो उनका जो साइज होता है वो क्या होता है? चेंज होता जाता है ना। जैसे जैसे कुछ उनके पर इकट्ठा होता जाता है बाहरी तरफ से, बाहर अब आपके आउटर इन्वायरमेंट की तरफ से, तो क्या हो जाते हैं? साइज उनका चेंज हो जाता है, तो उनमें भी ग्रोथ हुई ना। तो इसलिए ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ नहीं माना गया है, ऑफ लिविंग। ठीक है, क्योंकि ग्रोथ दोनों में होती है, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंटरनल होती है और नॉन लिविंग में एक्सटर्नल होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इंट्रिंसिक ग्रोथ इज़ ऑफ टू टाइप्स। अब आपके ग्रोथ भी आपकी जो इंट्रिंसिक ग्रोथ है वो दो प्रकार की होती है। नाम से पता चल रहा है आपके, इनडिटर्मिनेट यानी कि अनलिमिटेड ग्रोथ, एंड डिटर्मिनेट लिमिटेड ग्रोथ। ये आपका इसमें देखिए, अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो इस वर्ड को देखिए। अनलिमिटेड मीन्स आपका जिसमें कोई लिमिट नहीं हो, वो ग्रोथ। अब वो ग्रोथ किस में होती है? ग्रोथ विच अकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। इट अकर्स ओनली इन
प्लांट्स। आपकी जो अनलिमिटेड ग्रोथ है वो सिर्फ प्लांट में होती है, क्योंकि ये आपकी कभी उनकी पूरी होल लाइफ में रुकती नहीं है। ये कंटिन्यूअसली प्रोसेस है ग्रोथ आपके प्लांट में, जो थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन होती रहती है। इनकी जो पूरी लाइफ में आपकी प्लांट की ग्रोथ है वो कभी रुकती नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिमिटेड ग्रोथ, growth which occurs only up to a certain age. It occurs only in animals. Cell division occurs only in certain tissues to replace lost cells. अब इसमें क्या है कि जो आपकी सेल्स हैं वो डिवीज़न करती रहती है ना। आपके प्लांट्स में भी ग्रोथ होती है, उसमें भी सेल डिवीज़न होता है, बट उनकी होल लाइफ डिवीज़न होता रहता है। समझ रहे ना बात को, कि जो आपके प्लांट्स में ग्रोथ होती है वो पूरी लाइफ चलती है और उसमें भी सेल डिवीज़न होता रहता है, बट पूरी लाइफ होता है, होल लाइफ। लेकिन एनिमल्स में ये ग्रोथ जो होती है कुछ एज तक होती है। एज लिमिट यहाँ पे दी गई है उनमें, कि फिर भी सेल डिवीज़न होता है और कुछ टिश्यू में भी होता है। और जब सेल्स आपकी कुछ सेल जो होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं तो नई सेल्स बन सके। अब आपको एक हम एग्ज़ाम्पल बताते हैं कि हमारी जो सेल होती है कैसे डैमेज होती है, हमको कैसे पता चलता है। आपने अपनी स्किन पे ही देखा होगा, कभी कभी आप ऐसे अपनी स्किन पर रब करते हैं तो कुछ सेल्स आपकी निकल के आती हैं जिसे आप गंदगी का नाम देते हैं। वो एक्चुअली में हमारी जो ऊपरी स्किन है यानी कि आउटर स्किन है एपिडर्मिस, उस पर सेल डैमेज होती रहती हैं, यानी कि पर डे कुछ ना कुछ सेल डैमेज होती रहती हैं और उन्हीं ओल्ड सेल से न्यू सेल का फॉर्मेशन होता रहता है। तो पुरानी सेल्स का भी हमारे सेल से निकल जाना बेटर होता है। तो इसमें यही बताया गया कि एनिमल्स में जो ग्रोथ होती है कुछ एज तक की होती है और सेल डिवीज़न इनके सेल में भी होता है और टिश्यू में भी होता है। और सेल्स जो होती हैं क्योंकि कुछ लॉस्ट होती जाती हैं, तो अगर ये डिवीज़न नहीं हुआ तो नई सेल्स का फॉर्मेशन भी नहीं हो पाता है। ठीक है, तो पुरानी ही सेल से वो नई सेल का रिप्लेसमेंट करती हैं। आपका आगे नया टॉपिक आता है यानी कि सेकंड टॉपिक रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्या है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल और प्रोजेनी इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। आपको पता चल रहा है लाइन से कि प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, अगर कोई आपकी लाइफ है या कोई ऑर्गेनिज्म है और उसी ऑर्गेनिज्म से न्यू इंडिविजुअल का प्रोडक्शन हो रहा है तो उसे ही रीप्रोडक्शन कहते हैं। री मीन्स दोबारा, प्रोडक्शन मतलब उसकी उत्पत्ति या फिर क्रिएशन, यानी कि दोबारा से उसकी क्रिएशन करना, उसे ही रिप्रोडक्शन कहलाते हैं। Reproduction in case of multicellular organism is production of progeny possessing features more or less similar to these of parents. Reproduction अगर multicellular organism में होता है, अच्छा जो ह्यूमंस हैं वो आपके यूनिसेलुलर हैं या फिर मल्टीसेलुलर हैं, इस क्वेश्चन का जवाब ज़रूर दीजिएगा कि आपके जो ह्यूमंस हैं वो मल्टीसेलुलर हैं या यूनिसेलुलर। और मल्टी सेल्स हैं, अगर मल्टी सेलुलर है तो इसमें से कुछ सेल्स का नाम मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके जो सेल है वो एक्चुअली में क्या है, व्हाट इज़ सेल, अगर आप सेल के बारे में जानते हैं तो। ह्यूमंस आर मल्टी सेलुलर, ठीक है, जिनके प्रोडक्शन में प्रोजेनी जब प्रोड्यूस होती है तो उसमें बताया गया कि इनमें जो फीचर्स आते हैं, लाइक हम लोग ह्यूमंस में कि आपके अगर कोई न्यू बेबी प्रोड्यूस होता है तो उसमें जो सिमिलैरिटीज़ होती हैं कभी कभी बहुत ज़्यादा होती हैं पेरेंट्स से, कभी कभी कुछ अदर पेरेंट्स से या फैमिली मेम्बर्स पर उनके जो फीचर्स है वो चले जाते हैं, उनके लाइक जैसे होते हैं। तो इसीलिए बताया गया है कि समटाइम्स लेस सिमिलर और मोर सिमिलर टू दीज ऑफ पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स के जैसे। रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अगर रिप्रोडक्शन हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है तो क्या होता है कि जो इनके प्रोजेनिस होंगे वो एकदम सेम टू सेम होंगे, कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा, उनकी जैसी बॉडी है वैसी ही होगा, उनमें जितने सेल्स पाए जाते हैं
उतने ही सेल उनमें भी, उनके प्रोजेनी में भी पाए जाएंगे। लाइक बैक्टीरिया, अमीबा आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा न्यूट्रिशन इन अमीबा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है क्लास 10th के लिए लाइव प्रोसेस में, आप उसमें जाके देख सकते हैं कि इसमें आपको क्या बताया गया है कि अमीबा में न्यूट्रिशन अगर है तो या होल बॉडी है तो क्या बताया गया है। ओके, तो अमीबा इज इंक्रीजेस इन नंबर ऑफ सेल, मीन्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिम्स और सेम। इनके जो रिप्रोडक्शन होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है, प्रोजेनी जो होते हैं वो पेरेंट्स के एकदम सिमिलर होते हैं। और यहाँ पे जो बताया गया है कि मीन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म द ग्रोथ, कि इसमें नंबर ऑफ सेल क्या होती है, इंक्रीज़ होती हैं। जब आपके अमीबा में रिप्रोडक्शन होता है तो उनकी जो पुरानी सेल्स होती हैं उन्हीं से इनका डिवीज़न होता है और नई सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। आपने बाइनरी फिजन प्रोसेस पढ़ी होगी। बाइनरी फिजन में आपने देखा होगा कि जो अमीबा है वो अपना साइज़ धीरे धीरे इंक्रीज़ करता है और न्यूक्लियस का साइज़ भी क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, इलोंगेटेड करता है। और आगे जैसे आपके डिविज़न्स होते रहते हैं, डिवीज़न होने के बाद वो आपके न्यूक्लियस क्या होते हैं, इस तरह से कुछ ऐसे डायग्राम होता है। जैसे आपका ये अमीबा है, इसमें है, ठीक है, आगे जब ये ऐसे करके कुछ ऐसे डिवाइड हो, इलोंगेटेड होना रहता है तो ये न्यूक्लियस भी क्या होता है, इलोंगेटेड होता है। आगे जैसे डिवीज़न बढ़ते रहते हैं ये 2 डॉटर सेल्स में क्या हो जाती हैं, फॉर्मेशन का हो जाता है। तो ये अपनी ही सेल से न्यू सेल्स का फॉर्मेशन कर दिया है ना, अपनी ही बॉडी से, और अपनी एक ही सेल से इन्होंने सेल का डिवीज़न किया। इसीलिए कहा है सेल का नंबर ऑफ सेल क्या होते हैं, इंक्रीजेस होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपना। होप ही समझ में आ रही होगी आपको वीडियो, ठीक है। नहीं समझ में आएगी तो वैसे तो ऐसा कुछ नहीं बता रही हूँ कि नहीं समझ में आएगी, लेकिन फिर भी अगर कुछ भी डाउट होंगे तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपको चाहती हूँ कि आपको जितना भी टॉपिक पढ़ें आप बहुत ही क्लियर में पढ़ें, क्लियरली पढ़ें। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिए, रिप्रोडक्शन भी 2 तरीके के होते हैं। एक एसेक्सुअल यानी कि जो यूनिसेलुलर हैं वो भी रिप्रोडक्शन करते हैं, अभी आपकी आया था, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आया था ना, रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर में अगर होता है तो यूनिसेलुलर में जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होते हैं, एसेक्सुअल होते हैं। और आपके जो मल्टी सेलुलर में होते हैं इनमें क्या होते हैं, सेक्सुअल होते हैं। तो इस तरह से आपका जो रिप्रोडक्शन है वो 2 टाइप्स का होता है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच fertilization and meiosis is not involved is called as asexual reproduction। देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो आपकी मियोसिस के बारे में आप समझ रहे होंगे कि इसमें ना फर्टिलाइजेशन होता है और ना ही मियोसिस होता है। जब यही दोनों अगर प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होंगी तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल नहीं माना जा सकता है। यानी कि ये अभी मैंने जो बताया अमीबा में रिप्रोडक्शन टाइप का, वो उसी तरह एसेक्सुअल में होता ही है, वो एसेक्सुअल टाइप है आपका अमीबा में, ठीक है। तो बाई एसेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं वो एल्गी के अपना है, फंजाई है, अमीबा हैं, ये सब क्या करते हैं, एसेक्सुअल उनके टाइप है, बाय बाइनरी फिजन, बाय बर्डिंग, बाय फ्रेगमेंटेशन, बाय ट्रू रिजनरेशन, ये सब एसेक्सुअल के टाइप हैं। इनमें ना तो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है ना तो कोई निषेचन होगा। निषेचन में क्या होता है कि आपके जो मेल एंड फीमेल के गैमेट हैं उनका मिक्सअप होता है, उनका मर्जमेंट होता है। जब ये मर्ज होते हैं तब न्यू जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, नई गैमेट बनते हैं आगे जा कर के जाइगोट के बाद, फिर आपके मियोसिस डिवीज़न उसके अंदर होते रहते हैं। तो ना तो मियोसिस होगा ना ही फर्टिलाइजेशन होगा। आपको ये जो 2 वर्ड हैं मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन, इससे हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हों, लेकिन कंफ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं। इसमें क्या होते हैं आपके मेल एंड फीमेल के गैमेट, मेल एंड फीमेल के गैमेट क्या होते हैं, इसमें उनका ये दोनों कंबाइन होते हैं, ठीक है। आपके मेल एंड जो फीमेल गैमेट हैं, मेल एंड फीमेल,
ये एक जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा, है ना। तो ये फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि एसेक्सुअल में क्या होता है, ये अपनी ही बॉडी के द्वारा, ये चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, उनको किसी की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो प्लांट हो या फिर आपके एनिमल हों, ठीक है। तो ये आपके कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी ही बॉडी से नई न्यू प्रोजेनी का फॉर्मेशन करते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड मियोसिस डिवीज़न। अब यही इसी के अपोजिट आपकी किस में होता है, सेक्सुअल में, ठीक है। उसको पढ़ने से पहले इसके टाइप्स को पे थोड़ा सा हम जोर करते हैं, ध्यान देते हैं। देखिए क्या बताया गया है इसमें आपके टाइप्स में। बाई एसेक्सुअल स्पोर्स, अगर किसी भी प्लांट का एसेक्सुअल उसका जो स्पोर है वो किस में होगा, एसेक्सुअल जो आपकी प्रोसेस है वो स्पोर के, बाई स्पोर के आपका उसमें हो जाएगा रिप्रोडक्शन। क्योंकि जैसे एक प्लांट होता है, आपको अगर हम सिमिलरली आपको ईजिली फॉर्म में समझाते हैं कि जैसे कोई प्लांट है, उसका फ्लावर है और हिबिस्कस है ना, या कोई और प्लांट है, इसका स्पोर्स क्या होता है, कभी कभी देखिए प्लांट के स्पोर्स उड़कर दूसरे फ्लावर्स में चले जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे कास्ट का दूसरे कास्ट में हो जाएगा। तो अगर ऐसा होता भी है कि उड़ के चले जाते हैं तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं, सिर्फ सेम जो आपके होते हैं स्पीसीज़ उन्हीं में होते हैं। अगर एक स्पीसीज़ का स्पोर दूसरे एक ही स्पीसीज़ के दूसरे पौधे में चला गया, मान लीजिए 2 पौधे लगे हुए हैं एक सेम स्पीसीज़ के, लेकिन क्या है थोड़े डिस्टेंस पे लगे हुए हैं, है ना, तो वो क्या कर जाएंगे, अगर एक दूसरे के पास जाएंगे तो उनका न्यू रिप्रोडक्शन यानी कि न्यू प्रोजेनी का फॉर्मेशन हो जाएगा और वो अपनी ही बॉडी में भी नया फॉर्मेशन कर सकते हैं। अभी चीज़ें समझने के लिए अभी आगे आपको पहुँचना पड़ेगा। तो बाई एसेक्सुअल स्पोर्स के द्वारा एल्गी में हो रहा है और फंजाई में हो रहा है। बडिंग इन ईस्ट एंड हाइड्रा, ईस्ट और हाइड्रा से आप बिल्कुल अनजान नहीं हैं, क्योंकि आपकी ये हाई स्कूल के 9th में है और ना हाई स्कूल में है, ठीक है। तो हाई स्कूल में आप पढ़ के आए होंगे, तो इससे कोई अनजान नहीं। अगर इसमें कोई भी डाउट होगा तो हमारी वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक है। मैं वीडियो आपको इससे उसमें बनाऊंगी तो आप इसमें देख लीजिएगा क्या है। बडिंग, इसमें बॉडी में क्या होता है, बड जैसा ऐसा निकलता है। अगर आप मान लीजिए हाइड्रा का मैंने ऐसे बनाया तो कुछ इस तरह से बड होता है ना। आगे ये जो बड है वो न्यू ऐसे कई स्टेप में जाती हैं और न्यू ऐसे ऑर्गेनिज्म बना लेती है, ठीक है, हाइड्रा का। उसके बाद ये आपका कट हो जाता है और ये जब ज़मीन पे गिरती है तो फिर नए न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देती है, ठीक है। ये आपका बडिंग था। और ऐसे ही फ्रेगमेंट होते हैं। फ्रेगमेंट में क्या होता है आपका, ये इस तरह फ्रेगमेंट में कट जाते हैं और जहाँ से कटते हैं उन्हीं से फिर से नया बनता जाता है। अगर बीच का पोर्शन है आपका, मिडिल पोर्शन है तो वहीं से बनता शुरू हो जाएगा, लास्ट है तो लास्ट का, स्टार्टिंग का है तो स्टार्टिंग का है, ठीक है। ऐसे ही रीजनरेशन में भी होता है, आपका दोबारा से जनरेशन होना शुरू कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसेक्सुअल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन in which gamete are formed by meiosis and fertilization takes place to form progeny is called as sexual reproduction। अभी मैंने बताया asexual में कि इसमें क्या meiosis and fertilization नहीं होता है, ठीक है। meiosis and fertilization नहीं होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और उसी के अपोजिट में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि इसमें गैमीट्स जो बनते हैं वो बाय मियोसिस डिवीज़न के द्वारा बनते हैं, और जो प्रोजेनी का फॉर्मेशन होता है जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस होती है, अकर्स होती है उनके बीच में, सेल्स के बीच में, यानी कि 2 गैमेट्स के बीच में जब होती है तो उनसे ही नए या न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। इसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, यानी कि 2 इंडिविजुअल्स की ज़रूरत होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, 2 इंडिविजुअल्स के दोनों के गैमीट्स के लिए, यानी कि मेल की गैमीट एंड फीमेल की गैमीट, ठीक है।
तो इन दोनों का फ्यूज़न होता है, सेल डिवीज़न के द्वारा फर्टिलाइजेशन होता है, आपका इनका जाइगोट बनता है, देन आपका फर्टिलाइजेशन होता है और न्यू गैमेट का फॉर्मेशन होता है, देन आपका क्या करते हैं, न्यू प्रोजेनी का रिप्रोडक्शन होता है। तो इसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। होपली आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो भी बताइएगा मुझे कमेंट में। जो भी टॉपिक अगर इसमें क्लियर नहीं हुआ होगा तो मैं आपको क्लियर कर दूंगी। लेकिन अगर आपके लिए हेल्पफुल है ये आपका वीडियो तो प्लीज़ शेयर माय वीडियो एंड लाइक माय वीडियो। एंड जिन्होंने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।